हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम रिसर्च के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो हमारे PYQs आए हैं। अब तक जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से ये हमारे नेक्स्ट हो चुके हैं 35 तक के क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना 38 वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट वीडियो में हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 38 क्वेश्चन में क्या है, अनुसंधान के एक उपकरण का पूर्व परीक्षण। ठीक है, पूर्व परीक्षण अच्छा अनुसंधान करने के लिए आवश्यक है। अनिश्चित तथा अस्पष्ट कठिन प्रश्नों का संशोधित या बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका रिसर्च है उसमें आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हो, जो भी क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हो, उसको आपको पहले एक पायलट स्टडी उसकी कर लेनी चाहिए, यानी कि एक छोटे लेवल पे उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। मान लो आपको 300-400 सैंपल पे काम करना है, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग पे कुछ 20-30 लोगों पर जो आपने क्वेश्चनर बनाया है, जो टूल बनाया है, उससे डिस्कस करके आ जाओ। तो इससे क्या होगा, अगर कोई आपके क्वेश्चनर में कोई दिक्कत होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड हो गया होगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, या जो आपका ना जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, तो इसके लिए आपको पहले ही छोटे लेवल पे ही पता चल जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि अनुसंधान के एक उपकरण, यानी कि अनुसंधान का जो भी क्वेश्चनर है का पूर्व परीक्षण जो है वो आपका जरूरी है। ठीक है, तो पूर्व परीक्षण जरूरी है, अनुसंधान करने के लिए आवश्यक है। हाँ, तो ये सही बोल रहा है, होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे क्वेश्चनर में या हमारी रिसर्च में, ताकि आगे जाकर के आप बड़े लेवल पे जब करोगे तो पहले ही जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है उसे आप सॉल्व कर सको। ठीक है, अनिश्चित और अस्पष्ट कठिन प्रश्नों को संशोधित या बदला जा सकता है। तो सही बात है, जो आपने पहले स्टडी किया है तो आपको तभी शुरू में ही समझ में आ गया कि इसमें कोई ये वाली प्रॉब्लम्स है, ये वाले क्वेश्चन टफ हैं और सही नहीं है, तो आप उनको पहले ही बदल सकते हो रियल स्टडी करने से पहले। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रू हैं और सही क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन था। ये आपका आया था DSSB PGT 2018 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चर जो व्यवहारिक मापन में पर्यवेक्षणीय परिवर्तन उत्पन्न करने के उद्देश्य के लिए प्रयोगों द्वारा संशोधित, मापे और चुने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो आपका एक चर है, यानी कि जो भी आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, जिस वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, संशोधित कर सकते हो, यानी कि मैनिपुलेट कर सकते हो, माप सकते हो, चुन सकते हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आपने पढ़ाई था रिसर्च की क्लासेज में, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके चेंजेस का इफेक्ट हम किस में देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल दोनों तरह के हम पढ़ चुके हैं अच्छे से अपनी क्लासेस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका सी, स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, ढांचागत प्रश्नावली में प्रश्न होते हैं। ठीक है, ढांचागत प्रश्नावली में प्रश्न कैसे होंगे, ढांचागत का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से ही अपने क्वेश्चंस को सोच रखा है, उससे ही आप क्वेश्चनर बना रहे हो। ठीक है, तो ढांचागत प्रश्नावली से आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, प्री ऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, ये है पूर्व कोटिकृत, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्री ऑर्डिनेटेड। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है ये आपका। तो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर में आपका तो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर में ये क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में ये बोल रहा है कि आपके कैसे प्रश्न होते हैं। स्ट्रक्चर आपको बताइए, क्वेश्चनर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड और एक होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, आप पहले से ही सारे क्वेश्चन जो है वो पूरे फॉर्म करके लेके गए हो, तब आपने वहाँ जा करके अपने जो भी आपका रिस्पॉन्डर है उससे आपने बात की है। ठीक है, जो भी आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो लेकिन और एक होते हैं वाले क्वेश्चन कि आपने पहले कुछ खास सोचा नहीं है और आपने जो है बिल्कुल आप ब्लैंक माइंड से चलोगे, आपको जो वहाँ पे समझ में आप पूछना है, आपको कुछ भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के पूछ रहा है कि आपने पहले से ही बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बनाया है। तो इसका आंसर क्या होगा, पूर्व कोटिकृत। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, पूर्व कोटिकृत, यानी कि प्री ऑर्डिनेट, जो पहले से ही बना हुआ होता है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन क्या होता है, वो पहले से ही बना हुआ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निगरानी करने, पीछा करने और यह सुनिश्चित करने का अच्छा तरीका है कि प्रत्येक एकल उत्पाद जो पूर्ति लाइन
जो पूर्ति लाइन पर जा रहा है वह अत्यधिक उच्च गुणवत्ता का है या नहीं है। ठीक है, ये मेरे इसका जो आंसर है वो बार कोडिंग है, पर इसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही है। तो ये आप मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, जो आप लोगों ने देखा है कि जब आप उसमें जाते हो मॉल में जाते हो तो वहाँ पे हर आइटम में एक कोड लगा हुआ होता है, तो वो बार कोड उसके अंदर लगा हुआ होता है। तो उससे पता चल जाता है कि उनके आइटम में, उनके मॉल में अब कितना आइटम अवेलेबल है, तो वो ट्रैक कर सकते हैं उनका आइटम कहाँ रखा गया है, जिसे हम बार कोड बोलते हैं। ठीक है, वो स्कैन भी करके, जब वो आप उस आइटम को खरीदते हो तो वो स्कैन करके देते हैं, तो उसे बार कोड बोलते हैं। तो वो निगरानी करने का काम करता है बार कोड हमारा। ठीक है, निगरानी करने का काम करता है हमारा बार कोड। ठीक है, बार कोड से आप अगर उसको लेके बाहर जाने की कोशिश करोगे आइटम को, बिना उसका पेमेंट करे, बिल करे, तो आप लेके नहीं जा पाओगे, वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसको बार कोड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक से चित्रित करने का अध्ययन कहलाता है। तो ये क्या कह रहा है, किसी भी परिस्थिति या समूह, ठीक है, किसी भी परिस्थिति या समूह है, यानी कि किसी भी व्यक्ति पे कोई ग्रुप है या कि कोई आपकी स्थिति है, जैसे कि अभी कोविड आया था तो कोविड के बारे में हम डिस्कस कर लें, या व्यक्ति की विशेषता को ठीक से चित्रित करने की का अध्ययन है। तो क्या है, अन्वेषणात्मक, यानी कि क्या कह रहा है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, अन्वेषणात्मक का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, और प्रयोगात्मक का है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, और वर्णनात्मक का मतलब है डिस्क्रिप्टिव, दिए भी है नीचे। ठीक है, वर्णनात्मक का मतलब है डिस्क्रिप्टिव। तो अगर हमें दोनों अच्छे से चित्रण करना है तो हमारा आंसर क्या होगा, सभी होगा, यानी कि सभी मेथड जो है किसी भी परिस्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। फिर है आपका, एक अनुसंधान रिपोर्ट का आलोचनात्मक विश्लेषण अनुसंधानकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि अगर मैं अपनी कोई रिसर्च लिख दूं, ठीक है, उसके बाद लोग उसे पढ़ें और उसमें से कमियां निकालें, आलोचना करें उसकी। ठीक है, तो आलोचना करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आलोचना करेगा वो आपको आपकी गलतियां बताएगा, तो आप अपनी अगली रिसर्च में उन गलतियों को नहीं करोगे और कोशिश करोगे उसे ठीक कर लें। ठीक है, तो ये आपका आलोचनात्मक विश्लेषण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सही बात है, ये अनुसंधानकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता की समस्या, प्रयुक्त विधियों और निकाले गए निष्कर्षों की प्रवृत्ति में कुछ परिज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये सही है, आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से अनुसंधान की समस्या, प्रयुक्त विधियाँ और निकाले गए निष्कर्षों की प्रवृत्ति में कुछ परिज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो जो भी आपने उसमें कमी की है, गलती की है, वो आपका जो रिसर्चर है वो समझ जाएगा। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं, ट्रू हैं। ठीक है, ए और आर जो है दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये क्या कह रहा है कि आपने जो भी विधि यूज़ की है, आपने जो भी निष्कर्ष निकाले हैं, उसमें आप क्लियर हो जाओगे कि क्या गलतियां मैंने की हैं, तो अगली वाली रिसर्च में या फिर आप उसमें भी जो करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निम्नलिखित किसका मापदंड है। ठीक है, तो मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग अ कनेक्शन बिटवीन वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या पूछा, जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन है ये आपको क्या मापता है। ठीक है, तो ये क्या मापता है, ये आपका संबंधित मापता है। संबंधित का मतलब क्या है, ये आपका कोरिलेशन देखता है। ठीक है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन आपका क्या देखेगा, कोरिलेशन दिखेगा। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में संबंध देखता है, कोरिलेशन देखता है ये। ठीक है, तो कोरिलेशन का मतलब क्या है आपका, कोरिलेशन का मतलब है मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग अ कनेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स, कि आपके जो दो वेरिएबल है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, ठीक है, या कोई भी दो से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है, स्ट्रॉन्गनेस जो बताएगा वो कोएफिशिएंट कोरिलेशन आपका बताता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, संबंधित हो गया। कोएफिशिएंट कोरिलेशन आपका क्या बताता है, दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इनमें से कौन सा गुण अच्छी परीक्षा का नहीं है, इनमें से कौन सा गुण अच्छी परीक्षा का नहीं है। ठीक है, तो क्या है आपका अच्छी परीक्षा के लिए जो आपका गुण होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए मान्यता। तो है ही आपकी। ठीक है, मान्यता मतलब वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी आपकी रिसर्च में होनी चाहिए, रिलायबिलिटी हमेशा आपकी रिसर्च में होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में आपकी वस्तुपरकता और विषयपरकता। मुझे इन दोनों वर्ड में कन्फ्यूज़न है कि क्या वस्तुपरकता और विषयपरकता को क्या बोल रहे हैं, तो इन दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है। अगर इंग्लिश में होता तो मैं कर सकती थी, पर मेरे हिसाब से विषयपरकता का मतलब वस्तुपरकता का मतलब होगा सब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी,
और विषय परकता का मतलब होगा ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर ये होंगे आंसर में, ठीक है, ऑप्शंस में इंग्लिश में होता तो एकदम हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छा परीक्षा का नहीं है? अगर हम इस आंसर को माने कि एक तो वैलिडिटी, ठीक है, एक रिलायबिलिटी, ये तो होते हैं, तो ये तो ऑप्शन का इसका है नहीं ऑप्शन, क्योंकि ये तो दोनों हमारे अच्छे परीक्षण के लिए होने चाहिए। साथ ही वस्तुपरकता और विषय परकता, तो जो हमारा विषय परकता और जो वस्तु परकता है, तो इसमें से जो ऑब्जेक्टिविटी हमारी होनी चाहिए और सब्जेक्टिविटी हमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सब्जेक्टिविटी, ठीक है, अगर सब्जेक्टिविटी ऑप्शन में है तो, ठीक है। सब्जेक्टिविटी हमारे उसमें परीक्षा में नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जहाँ हमारे अपने ओपिनियन हमारी फाइंडिंग्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी हमारे इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा, इसमें ये वाला भी हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है, तो हिंदी इसकी समझ में नहीं आई मुझे, इंग्लिश पीजीटी का है ये, कभी इंग्लिश में आएगा तो मैं डिस्कस कर लूँगी। तो इसमें से फिर नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अप्राचालिक चाचणी है, ठीक है। अप्राचालिक चाचणी को क्या बोलते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हमारे, ये जो चाचणी बोला है इसने उन्होंने टेस्ट को बोला है, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये क्या है? ये आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो कौन से हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? हमारे दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो इसमें से अगर आप देखो तो ये जो दोनों हैं, ये जो आपके दोनों हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ठीक है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ये सब आपके पैरामेट्रिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, एक दो दिन में हम पढ़ेंगे अपने रिसर्च में, ठीक है। तो ये तीनों आपके किसके है? पैरामेट्रिक का आंसर है। और जो काई स्क्वायर है, ठीक है, ची स्क्वायर नहीं है, काई स्क्वायर है, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट जो आपका होता है वो है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो काई स्क्वायर आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसंधान विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? एक अनुसंधान विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, मतलब कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम पढ़ भी चुके हैं इसे। स्पेसिफिक से जनरल की ओर बढ़ता है, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। तो स्पेसिफिक मतलब एग्जाम्पल, एक तरह से एग्जाम्पल से हम थ्योरी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हमने क्या बनाई है? थ्योरी बनाई है। तो वो कौन सी वाली होती है? हमने पढ़ी थी है, तो वो होती है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग। कौन सी होती है? इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, सॉरी इंडक्टिव रिसर्च रीजनिंग भी होती है एक। तो हमारा इसका आंसर क्या है? इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है, इंडक्टिव थ्योरी। तो ये हमारा क्या है? इंडक्टिव लॉजिक, ये आपका प्रेरक तर्क इसका एग्जाम्पल है। तो वो हमारा क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं? किसी पैटर्न को देखते हैं और उस पैटर्न के ऊपर बेस्ड एक थ्योरी बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं इंडक्टिव थ्योरी। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन जो है इसके आंसर सही नहीं मिले हमें, तो ये क्वेश्चन हमें छोड़ना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आया है। उसके आंसर जो है हिंदी और इंग्लिश में इसमें कुछ कन्फ्यूजन था तो ये छूट गया है, ठीक है। इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही दिक्कत है, इसमें हिंदी और इंग्लिश में ही छूटा हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पद विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो पद विश्लेषण उपागम क्या है? ये हमारा एक प्रकार का टेस्ट होता है, ठीक है, पद विश्लेषण उपागम, ठीक है, जो हमारा कौन सा है? लिकर्ट प्रकार का पैमाने के थ्रू किया जाता है, लिकर्ट टाइप स्केल के थ्रू ये किया जाता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमें कोई भी चीज़ कितनी पसंद आई है, ठीक है, बहुत पसंद आई है या थोड़ी कम आई है, उससे कम आई है, एवरेज आई है या बिल्कुल नहीं आई है, ठीक है, तो वो लिकर्ट स्केल बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा? लिकर्ट स्केल होगा। निम्न में से कौन सा डेटा सेट को 2 बार हिस्सों में विभाजित किया जाता है? 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है, तो तुम्हें पता ही है इसका आंसर क्या आएगा आपका? मीडियन, ठीक है। मीडियन में हम क्या करते हैं? 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, जैसे कि हमारा 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इसका अगर हमें मीडियम निकालना है तो इसका मीडियम कैसे निकालेंगे? 2 इधर से हटा दोगे, बीच की जो संख्या है वो उसका मीडियम होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? मीडियन
बोलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ भी चुके हैं एक बार वाले क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस में ही पहला वाला जो क्वेश्चंस का चैप्टर था उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक हमारा कौन सा नहीं है, तो सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा नहीं मेजर करता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी पूछ रहा है ये, तो सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, माध्यमान, ठीक है, माध्यांक या बहुलक। ठीक है, तो इसमें से ये मीन, मीडियम और मोड और मीडियन, ये तीन तो आपके हैं, एक्सटेंशन नहीं है। प्रसार इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका प्रसार होगा आंसर, क्योंकि प्रसार जो है वो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, बाकी मीन, मीडियन और मोड, ये मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों आपके इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायोगिक परियोजना के लिए शोध अभिकल्प रिसर्च डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रायोगिक परियोजना के लिए शोध अभिकल्प रिसर्च डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स के लिए कौन सी करेंगे हम, एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम एक्सपेरिमेंट वाली ही करेंगे। तो प्रायोगिक परियोजनाएं यानी कि जितनी भी एक्सपेरिमेंट प्लानिंग्स के लिए है हमारी, उसके लिए आप कौन सी रिसर्च यूज़ करोगे, उसके लिए एक्सपेरिमेंट रिसर्च आप शुरू करते हो। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, आपको इसको अरेंज करना है। तो ये आसान सा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तो शायद आएंगे भी नहीं ऐसे क्वेश्चन। ये आपका आया है TGT 2000, कब आया है, 2011 में आया हुआ है। हाँ, 2011 में आया है ये। ठीक है, तो TGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या बोला, साहित्य का पुनरावलोकन। ठीक है, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो पहले वाला क्या हो गया आपका, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। दूसरा प्रस्तावना क्या होती है आपका, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारे चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना है, इसे चैप्टर ऑफ स्टेप्स के थ्रू लगाना है अपनी रिसर्च की सही स्टेप्स। ठीक है, तो दूसरा हो गया इंट्रोडक्शन, और तीसरा है आपका बिब्लियोग्राफी। ग्रंथ सूची का मतलब क्या है, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी। ये सब हम पढ़ चुके हैं जब हमने अपना लास्ट लेक्चर्स पढ़े थे, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है ये। ठीक है, उद्देश्य में क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, फिर तीसरा है कार्यप्रणाली, यानी कि आपका जो मैथडोलॉजी है, क्या किस तरीके से आप काम करोगे। ठीक है, मैथडोलॉजी। ठीक है, मैथडोलॉजी हो गया। और आंकड़ों का विश्लेषण मतलब डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, एनालिसिस हो गया आपका। अब हमें ये अरेंज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा इसमें, ठीक है, तो इसका ऑप्शंस क्या होंगे हमारे, इसका सिंपल सा ऑप्शन है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रस्तावना, यानी कि हम इंट्रोडक्शन बनाते हैं। उसके बाद हम क्या सिलेक्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम करेंगे उद्देश्य बनाएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम उद्देश्य बनाएंगे, अपनी रिसर्च का हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, फिर हम रिसर्च के उद्देश्य के बाद करेंगे साहित्य का पुनरावलोकन, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, थर्ड नंबर पर करेंगे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फोर्थ नंबर पर हम करेंगे मैथडोलॉजी, और 5 नंबर पर हम करेंगे आंकड़ों का विश्लेषण, यानी कि डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा आ गया, प्रस्तावना आ गया। ठीक है, दूसरे सेकंड नंबर पे हमारा आएगा उद्देश्य हम बनाएंगे, थर्ड नंबर पे आपका साहित्य अवलोकन आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा कार्य प्रणाली आपकी, फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका आंकड़ों का विश्लेषण, और सिक्स नंबर पे आएगा ग्रंथ सूची। ठीक है, ग्रंथ सूची आपकी बिब्लियोग्राफी जो है वो आपकी सबसे लास्ट में लगती है। ठीक है, तो ये जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर लगता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखते हो आप सबसे पहले अपनी रिसर्च में, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव बताते हो। ठीक है, क्या बताते हो, ऑब्जेक्टिव, कि आपकी रिसर्च का उद्देश्य क्या है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव के बाद आप क्या बताओगे, ऑब्जेक्टिव के बाद आप बताओगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे, अपनी रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी आपकी रिसर्चेज हैं आपने वो कलेक्ट करना शुरू करोगे। ठीक है, तो आपने 3 स्टेप ही हो गए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप करोगे रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजी बताओगे, जिसमें आप ये बताओगे कि आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी, कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ आप अपना काम करोगे, किस तरीके से करोगे, पूरा प्रोसीजर आप बताते हो। ठीक है, मैथडोलॉजी में। इसके बाद रिसर्च मैथडोलॉजी के बाद आपका आएगा डेटा एनालिसिस। ठीक है, क्या आएगा, डेटा एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस के बाद आपका आएगा
डेटा एनालिसिस के बाद आएगा आपका लास्ट आएगा आपका ग्रंथ सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी, जिसमें हम क्या देते हैं, हमने जिससे भी अपना बिब्लियोग्राफी, इसमें हम क्या देते हैं, जिसके वहाँ से भी हमने अपना कुछ डेटा लिया है उसके बारे में हम देते हैं कि किस रिसर्चर का आपने अपनी रिसर्च में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में या रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उसकी रिसर्च का पोर्शन आपने लिया है। ठीक है, तो ये आपके इसके 55 के स्टेप्स होते हैं। अब 56 क्वेश्चन है, समस्या समाधान सोपानों में सम्मिलित पदों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने क्या लगाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेजेस लगानी है। ठीक है, यानी कि समस्या का समाधान करने वाली स्टेजेस को आपने बताना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेजेस। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेजेस। तो इसमें आपका क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेजेस में इसके बाद है, इन्होंने स्टेप्स में क्या क्या दे रखे हैं, एक तो प्रयुक्त सूचना प्राप्त करना। सबसे पहला क्या दे रखा है इन्होंने, प्रयुक्त सूचना प्राप्त करना यानी कि ऑब्टेनिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने क्या करना है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। ठीक है, पहला वाला ये बोल रहा है ये। सेकंड है उत्तम क्रम का चुनाव करना यानी कि सिलेक्शन द बेस्ट कोर्स। ठीक है, सिलेक्शन दी बेस्ट कोर्स, आपको उत्तम कोर्स का जो है वो सिलेक्शन करना है। थर्ड है आपका क्रिया के उचित क्रम को व्यवस्थित करना, फॉर्मुलेशन पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जो भी आपकी क्रिया है, जो भी आपके स्टेप्स हैं उनको सही से लगाना। ठीक है, लास्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन दी प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन दी प्रॉब्लम, समस्या का पहचान करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी समस्या का समाधान ढूंढना है तो उसकी स्टेज के लिए सबसे पहले तो आपको समस्या ढूंढनी होगी। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, समस्या का पहचान करना यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, प्रयुक्त सूचना प्राप्त करना और उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन, पहले तो आपने प्रॉब्लम ढूंढी। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसको पहचाना आपने, उसके बाद आपने दूसरा है उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी है। ठीक है, उससे रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकंड नंबर आपका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया आपने। ठीक है, और फिर थर्ड नंबर में क्या आएगा आपका, थर्ड नंबर में आएगा फिर आपने जो आपका फॉर्मुलेशन पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, आपने कई सारे उसके ऑप्शंस ढूंढे कि हम इसका क्या क्या समाधान प्रॉब्लम का कर सकते हैं। फिर उनमें से कोई बेस्ट आप क्या करोगे, चुनोगे। ठीक है, उत्तम क्रम का चुनाव करना है। फिर उसमें से जो बेस्ट है उसका आप सिलेक्शन द बेस्ट कोर्स, जो आपने जितने भी स्टेप्स चुने थे कि हम ये इस समस्या को समाधान करने के लिए हम ये प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं, इसके लिए ये रास्ता ले सकते हैं, इसके लिए ये रास्ता ले सकते हैं। आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किए। ठीक है, अब उन ऑल्टरनेटिव्स में से आपको जो बेस्ट लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे कि आपने पहले सोचा होगा एग्जाम की तैयारी के लिए कि आप क्लासेस लोगे, कोचिंग करोगे, घर आप ट्यूशन्स स्टार्ट करोगे। ठीक है, या कोचिंग सेंटर्स करोगे या फिर ऑनलाइन करोगे। उसके बाद आपने क्या किया, चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया ऑनलाइन का। तो इससे क्या हुआ, आपने एक प्रॉब्लम का समाधान अपना कर लिया। ठीक है, तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंकड़ों के विश्लेषण। आंकड़ों के विश्लेषण में सोपानों का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण में आपको क्या बताना है, सोपानों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें भी हिंदी और इंग्लिश की दिक्कत है। आंकड़ों की प्रविष्टि है पहला वाला, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट है, कोडिंग है और सारणीकरण है। ठीक है, तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में सबसे पहला आपका आना चाहिए, ये एक्चुअली इसमें ना कुछ हिंदी इंग्लिश की दिक्कत है तो मैंने छोड़ ही दिया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की विचलनशीलता की तुलना हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो आपके पास दो स्वतंत्र चर होंगे, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, स्वतंत्र प्रतिदर्श होंगे आपके पास, उसकी अगर आपस में कंपेयर आप कर रहे हो तो किसके थ्रू कंपेयर करते हैं, हम टी टेस्ट के थ्रू कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेरिजन के लिए हम क्या लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, टी टेस्ट। अभी हम टेस्ट पढ़ेंगे उसमें है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर है। तो ऑब्वियसली कौन क्या होगा, परिकल्पना होगा यानी कि हाइपोथेसिस हो गया। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हम पहले से ही क्या बना के रख लेते हैं, एक सोचा समझा आवेदित उत्तर बना के रख लेते हैं हाइपोथेसिस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है उसको कहते हैं। ठीक है, जो परिकल्पना क्या है, कौन सी परिकल्पना है जो ये कहती है कि भाई दो चीज़ों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, जो दोनों की इक्वालिटी की बात करती है, यानी कि दो वेरिएबल हैं, कोई भी दो चर हैं, दो चीज़ें हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो वो कौन
कौन सी परिकल्पना बताती है, वो आपकी बताती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब पता नहीं इसमें हिंदी में कौन सा है ये, पर इसका आंसर क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या बोलती है कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका इसके बाद